नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बहुत ही खास मौजू, जी हाँ, एक ऐसा लफ्ज CAB, ये एक एब्रिविएशन है, 3 लेटर्स हैं इसमें, लेकिन इन 3 लेटर्स ने शायद एक ऐसा कोहराम मचा रखा है कि मुल्क में हर तरफ इसको लेकर 2 तरह की राय सामने आ रही है, और लेकिन इसके खिलाफ भी काफी आवाजें उठ रही हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में बोल रहे हैं। दरअसल CAB मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है जो इस वक्त लोकसभा में बाकायदा इसको लेकर बहस चल रही है, और इस बहस के दौरान अमित शाह जो मुल्क के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने अपने पॉइंट सामने रखे हैं, उन्होंने अपने जवाब पेश किए हैं। उनके जवाब पेश करने के जवाब में विपक्ष जो है, अपोजिशन, वो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। दरअसल इसकी रूह जो है, इसमें जो एक खास बात है उसको लेकर सब लोग सवाल उठा रहे हैं। वो असल बात क्या है, किस बात को लेकर दरअसल इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे ये जो जवाज है ये आईन से टकरा रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल से ही ये टकरा रहा है। हम इसकी तफसीलात आपको पूरे अगले आधे घंटे में बताएंगे। देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जवाज, एतराज और एहतजाज, जी हां, मुल्क के कई हिस्सों में इसको लेकर एहतजाज हो रहे हैं। दिल्ली में एहतजाज हो रहा है, महाराष्ट्र में एहतजाज हो रहा है, बंगाल में, कोलकाता में एहतजाज हो रहा है, कर्नाटक में, गुलबर्गा और दूसरे शहरों में एहतजाज हो रहा है, यूपी में एहतजाज हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एहतजाज में लोग कह क्या रहे हैं। इस वक्त भी लोकसभा में इसको लेकर बहस मुबाहिसा जारी है। जो अपोजिशन के अपने व्यूज हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जब इस बिल को लोकसभा में टेबल किया गया तो वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पेश किए जाने के जवाब के तौर पर, और क्यों जरूरी है ये बिल, क्या बताया, पहले आप ये सुनिए। अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन, तो ऐसे ही कई और बातें अमित शाह ने आज लोकसभा के अंदर कही हैं जब उन्होंने ये जवाब पेश किया कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों है। सवाल इस बात को लेकर है, जब वो तारीख का हवाला दे रहे थे तो उस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सबसे पहले अगर 2 नेशन थ्योरी की किसी ने बात उठाई थी तो वो हिंदू महासभा की मीटिंग में उठाई गई थी। ऐसे कई जवाब है। मैं इस पर आपको तफसील से ले जाऊंगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका हम तारुफ पहले करा देते हैं। हमारे साथ अगले आधे घंटे में लखनऊ से 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जुड़ेंगे और आमिर साबरी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ होंगे, और साथ ही मोहम्मद सिराज मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र MPJ के। महाराष्ट्र MPJ, आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। और इससे पहले कि हम आपके पास कोई सवाल लेकर आए, पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब आज लोकसभा में इस बिल को टेबल किए जाने के बाद बहस मुबाहिसा हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनका क्या जवाब था, उन्होंने क्या बातें कही, ये सुनिए जरा। पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में तो जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशव भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है, और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने
सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। हालांकि जब वैसे साहब ने लोकसभा में ये बातें कही, उसके बाद स्पीकर की हिदायत पर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हिटलर वाले बयान को हटाया गया, ऐसी बात कही गई। लेकिन इसका जो पुरजोर इसकी मुखालफत हो रही है, उसका सिर्फ एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि हमारा जो आईन है, जब आजादी मुल्क को मिली उसके पहले के हालात क्या थे, आजादी मिलने के बाद जो इतना लंबा वक्त लगा आईन को तैयार करने में, कई मुल्कों के आईन की स्टडी की गई, उसके बाद हिंदुस्तान का नेचर क्या है, यहाँ किस तरह की आबादी है, यहाँ कितने मजहब और अलग अलग लिसानियात जुबान के बोलने वाले लोग हैं, उसके बुनियाद पर बहुत तरह की चीजों को बारीकियों से परखने के बाद जब ये आईन तैयार किया गया, तो उस आईन के शुरुआत में उसके प्रियम्बल में जो जिक्र है उसमें रिलीजन के बेस पर सिटीजनशिप को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और यही एक खास वजह है जिसको लेकर सदन के अंदर यानी लोकसभा में जो इस वक्त मुखालफत हो रही है, बहस हो रही है, जवाब पेश किए जा रहे हैं, एतराजात उठाए जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह है ही। सड़क के बाहर भी कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बारी बारी से आपको दिखाएंगे कि गुलबर्गा में कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कोलकाता में कैसे प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन पहले हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सिराज हैं, सदर है महाराष्ट्र एमपीजे के, और हरीश श्रीवास्तव तर्जुमान है लखनऊ से, बीजेपी के हैं, आमिर साबरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिराज साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हाउस के अंदर भी इसको लेकर इसके फेवर में दलीलें दी जा रही हैं, अपोजिशन सवाल भी उठा रहा है। सवाल आपसे हमारा यह है कि आखिर सड़कों पर इसको लेकर एहतजाज क्यों हो रहा है? ये जो एहतजाज हो रहा है ये उनका बुनियादी हक है जी। हम सभी लोग जानते हैं कि इस कानून के पीछे के मकासद क्या हैं, और ये सारे लोग जो इस मकासद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो लोग इनकी नीयतों को अच्छी तरह जानते हैं। हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिल के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ये इनकी आज की सोच नहीं है, बल्कि 1938 में गुरु गोलवालकर जी ने जो सोच दी थी, ये उस सोच का नतीजा है जो इस बिल की शक्ल में हमारे सामने इस वक्त आ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है ये नेहरू जी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी थी इंडिया के बारे में, जो उन्होंने इंडिया के बारे में राय रखी थी, उसको बिल्कुल इन्होंने उसके खिलाफ एक नई लाइन लाकर इनकी जो सोच है पूरी कि इस मुल्क में मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी हो, वो इस मुल्क में रहे जरूर लेकिन उसको कोई अधिकार ना हो, इस तरह की जो सोच इन्होंने 1938 में बनाई थी, 1951 से लेकर आज तक इसकी कोशिश कर रहे थे। अमित शाह आज हाउस में चाहे कितना ही झूठ बोले, लेकिन सच्ची बात यह है कि अमित शाह की जो सोच है ये वही है जो गुरु गोलवालकर जी की सोच थी, जो 1951 के अंदर बनाई गई जनसंघ की सोच थी, और आज उसी सोच को ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये एनआरसी की वजह से जो असम में इन्होंने लाई थी, इनकी कोशिश ये थी कि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में और भी ज्यादा नफरतों को बढ़ाने का काम करें। लेकिन इन्होंने देखा कि वहां पर जो है 19 लाख में से 12 लाख हिंदुओं को जो है जब एनआरसी के तहत देश से बाहर निकालने की बात कही गई, एनआरसी के खिलाफ की बात की गई, तो ये उससे परेशान होकर इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिस बिल के तहत इस मुल्क में हिंदुओं को तो रहने के लिए रास्ता बनाया जाए, लेकिन मुसलमानों के गले में एक तलवार फिर भी लटकती रहे। और वो इन्होंने इस बिल को लाकर मुसलमानों के खिलाफ जो है एक नया हथियार इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार इन्होंने हाउस में एक नहीं, दो नहीं, 3 तलाक के बिल के जरिए, उसके बाद आर्टिकल मैं उसके बाद में आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव मौजूद हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या ये बिल, इसके पीछे कुछ शुबा है, कुछ शक शुबा है, कुछ बुरी नीयत है, किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? क्या जवाब है आपके पास इसका? बिल्कुल नहीं, इस तरह के आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। और जहां तक एनआरसी की बात है, एनआरसी श्रीमान राजीव गांधी जी के टाइम में लाई गई थी। नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उस पर भी मैं आता हूं। आप मुझे बताइए कि जब पार्टीशन हुआ था मुल्क का, तो पाकिस्तान में
हिंदू जो थे वो 15% के आसपास थे। आज कितना परसेंट है? 1% भी नहीं रह गए। बांग्लादेश में 22% थे जब बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए कि क्या क्या हो गई। अफगानिस्तान में ये आप कहां का डेटा दे रहे हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे किसका डेटा है ये? किस एजेंसी का ये डेटा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है सिर्फ 1% है? मैं बता रहा हूं ना, हिंदू माइनॉरिटी। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप इन मुल्कों का डेटा उठा लीजिए। नहीं, आप बता रहे हैं तो आप किस एजेंसी का डेटा दे रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बांग्लादेश का ये आप डाटा आंकड़ा उठा लीजिए। नहीं, आपने कहीं ये स्टडी नहीं, मेरे स्टडी आई बात कि पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी वो सिर्फ 1% रह गई। नहीं, मैं जिम्मेदार पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास जवाब है सिराज साहब इसका? कह रहा हूं सिराज साहब, आपके पास इसका जवाब है? ये कौन सा डेटा दे रहे हैं ये? तो क्या उन लोगों को इसी प्रताड़ना के लिए छोड़ दिया जाए? कत्लेआम करने उनका होता रहे जी। आप बताइए ना कि ये आंकड़े क्यों इतने डिक्लाइन कर रहे हैं? इनकी जो और भारत में भी तो माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं। ये गलत डाटा के जरिए लोगों के सामने जो है में कितना बढ़ोतरी हुई जी। लेकिन वहां जो माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी थी, वो तो एकदम नस्ताबूत हो गई। जी सिराज साहब बोलिए। देखिए सर, आज भी पाकिस्तान में 2% से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, और आपने कभी पाकिस्तान में कोई दंगा हुआ इसकी खबर नहीं सुनी होगी। बल्कि वहां पर जो है जो माइनॉरिटी है, वो चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो हिंदू हो। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने पंजाब के पंजाबियों के लिए जो कुछ किया है, और 15% से अगर 2% पे आ गए, पंजाबी लोगों के लिए जो कुछ भी किया है, उसको पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आप करतारपुर की बात कर रहे हैं। फेवरेबल लोग नहीं है, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अगर जहां कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन चाहे जहां कहीं भी होगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो इस मुल्क की माइनॉरिटी हो, चाहे वो बांग्लादेश की माइनॉरिटी हो, चाहे पाकिस्तान की हो। माइनॉरिटी के साथ में अगर नाइंसाफी की जाएगी, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अफगानिस्तान में होता रहा, कश्मीर में होता रहा, आपने कभी आवाज उठाई क्या? आबिर साहब, मैं आपका पॉइंट लेना चाहता हूं। आवाज तो हिंदुस्तान के बारे में भी उठती है कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है उसकी लिंचिंग की जाती है, दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या यहां पर भी ये चीजें नहीं हो रही है? क्या इसके बुनियाद बनाकर कोई दूसरा कानून बनाएगा? ये आपका आबिर साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका ये दुष्प्रचार है। आबिर साहब, यदि आपको आवाज मिल रही है? ये जवाब इसके जो अपोजिशन जो है वो इस ताल्लुक से बातें कर रहा है कि क्या अगर ये ह्यूमन एंगल पर है तो इसमें ये धर्म का इसमें सहारा क्यों लिया गया है, इसमें इसकी बुनियाद पर? आबिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही है विशाल साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बोलिए। देखिए, बात दरअसल इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद और भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही धर्म के आधार पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि धर्म से हर चीज जोड़कर चलेंगे, और यही वजह है कि अब तक इन्होंने पिछले कई वर्षों से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने का खूबसूरत काम किया है। देखिए, पाकिस्तान का वजूद जिस आधार पर बना, जिस आधार पर हुआ, आज पाकिस्तान के हालात विश्व के सामने है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। जिस तरफ ये देश को ले जाना चाह रहा है, मैं समझ रहा हूं कि अगर वाकई ये कामयाब हो गए तो इस देश का दुर्भाग्य होगा, देश की बदनसीबी होगी कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ गामजन हो। विशाल साहब, बड़ा सवाल ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहां तक मामला है, इन्होंने हमेशा दोहरे मापदंड अपनाए। इन्होंने मुस्लिमों के नाम पर नारा तो बहुत अच्छा दिया, मोदी जी ने भी दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई एक काम सिंगल विशाल साहब हमारे भाजपा प्रवक्ता तर्जुमान बता दे या कोई भाजपा का बड़ा नेता बता दे कि एक सिंगल भी काम इन्होंने सबके लिए किया हो। सिर्फ ये हिंदू की बात करते हैं और हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए, एकत्र करने के लिए ये लुभावने वादे और लुभावने नारे देते हैं। मिसाल साहब, आप देखिए, आपको याद होगा 99 में जब लाल कृष्ण वादा है ताकि वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, भाजपा ये हमेशा दोहरे मापदंड रहे, कोई हमेशा बात करी, हमेशा रवैया रहा, सोच में सिंगल बात कभी एक बात नहीं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में
हिंदू, अरे पाकिस्तान की आप ईसाई आप कह रहे थे और कि पाकिस्तान माइनॉरिटी की तबाही पे 2% के कभी बाद आवाज नहीं उठाई। 2% के बाद कैबिनेट मंत्री है पाकिस्तान में, इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। विशाल साहब इनको जानकारी नहीं है, मैं बता दूं 2% के बाद पाकिस्तान में जहनियत में आप करिए, जानकारी कीजिए कि जहनियत में अरे प्रवक्ता की आप जानकारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा सारा हूँ विश्व कि जानता आपकी है, जहनियत में पूरा वर्ल्ड जानता है भारतीय जनता पार्टी अगर का आपकी झूठ, जहनियत मक्कारी, धोखेबाजी बड़ी ये बक्कारी आप में भरी हुई है, बक्कारी और झूठ आप में भरा हुआ है। हम दूसरे को आप 2% की बात कर रहे हैं, झूठ आप में भरा हुआ है। 2% देखिए 2% पाकिस्तान में आप में भरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सरकार होने के बाद आप अगर बक्कारी झूठ आप में न होता 20% का मुसलमानों का हुआ दिखा करके 80% हिंदुओं को वोट देते हैं। बाकी जगहों पे आप खड़े आप होते, समझिए तो आप कहीं नहीं खड़े हुए। अरे प्रवक्ता जी आप समझिए, आप 20% का हुआ दिखा करके पूरा देश समझ पूरे रहा है। पाकिस्तान की आज आबादी आप 16 देखिए करोड़ आपकी है आबादी और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 27 करोड़ है। की आप क्या बात करते हैं? मुसलमानों की आप आबादी किस तरह बढ़ी पाकिस्तान आगे? का हुआ दिखा अगर यहाँ करके कोई यहाँ चुनाव जीतते उनके रहे साथ कोई भेदभाव हो रहा होता शरियत आप तो लोग झूठ मुसलमानों बोलते की हैं। स्थिति होती, और पूरी पार्टी झूठ बढ़ती। के ऊपर आधारित है आपकी। जी, लेकिन ये आप कर रहे हैं, हरीश जी सवाल ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भाई हम पड़ोसी देश में अगर वहाँ की माइनॉरिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर इतना चिंता में रहते हैं, तो पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज और भी हैं। आप श्रीलंका में तमिलियन है, उनकी बात आपने नहीं की है, मालदीव में दूसरे माइनॉरिटी, वहां पर इसका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में और भी माइनॉरिटी है, चाहे अहमदिया हो या शिया फुटे हो, उनकी बात इसमें शामिल नहीं है। ये 3 मुल्कों के लेकर के ये बात क्यों है? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर 15% या 2% हिंदू रह गए तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आपने क्या आज तक कभी आवाज उठाई? अरे आप आपने आज तक कोई आवाज उठाई क्या? हिंदुओं के बाद आप बताइए 15% से 15% से 2% ठीक है, मैं थोड़ा आप लोग रोकना चाहूंगा थोड़ी देर। दिल्ली में जो इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, वहां बहुत कसीर तादाद में लोग जमा हुए और खासतौर से इस प्रोटेस्ट में नॉर्थ ईस्ट के लोग शामिल थे। वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये जो अजमल बदरुद्दीन अजमल साहब वहां से बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या बयान आया है प्रोटेस्ट के दौरान, क्या कहा लोगों ने, आपको हम सुनाते हैं। ये जो आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, क्या कहने के लिए आप जंतर मंतर आए? हम लोग यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फैब्रिक को, जो आज हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रह रहे हैं, उसको फाड़ के रख देगा और वो हमारे देश के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। इसके लिए हम लोग उसको मुखालफत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए, आप बीजेपी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज को लाएंगे। यहाँ के जो गरीब है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ गरीबी कितना है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को देखिए आप वहाँ से बाहर से फॉरेनर्स क्यों लाना चाहते हैं? हम उसके मुखालफत कर रहे हैं। इस तरह का असर पड़ेगा हमारे मुल्क पर अगर ये बिल पूरा अगर लाया जाता है? असम में अभी जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी जो जितना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और बाहर से आदमी आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे? हम लोग तो 20 लाख के ऊपर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा स्कूल में टीचर नहीं दे रहा है, हम लोग खाने के लिए भूखा रहते हैं, रहने के लिए हम लोगों का मकान नहीं है। हम लोग अभी जितने भी है, इतने की भी गवर्नमेंट पाल पोस कर नहीं पा रहा है। अगर बाहर से आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग कैब को अपोज करते हैं। कैब के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए आसाम से। अभी मैंने गांधी जी के मूर्ति के सामने भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। हम इसके विरोध में हैं, इसके खिलाफ हैं। हम इसको किसी तरीके से पास नहीं होने देना चाहते। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, हिंदुस्तान के भाईचारगी के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। इसलिए हम किसी तरीके से इसको पास हमारी पार्टी नहीं होने देना चाहती। आप अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के, क्या आपको लगता है आप इसको रोक पाएंगे? देखिए, हमारे साथ ऑपोजिशन सबके सब इस मामले में हमारे साथ हैं। आपको मालूम हो गया होगा मीडिया के जरिए से, सारी ऑपोजिशन की बड़ी पार्टियां हमारे साथ में हैं। लोकसभा में हम लोग उनकी अक्सरियत है, लेकिन राज्यसभा में वो इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे।
सरकार कह रही है कि हम इंसानी बुनियादों पर शहरियत देना चाहते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो माइनॉरिटी जिनको वहां पर जुल्म हुआ है, उनको हम नागरिक शहरियत देना चाहते हैं। देखिए, ये एक बहाना है, ये सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के ऊपर जो हमारे संविधान के खिलाफ है, हिंदू भाइयों के साथ रहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की अकलियत फिरके के लोग आज भी जो एक दिन बाद गए हैं पार्टीशन के, वो आज भी वहाँ जो है मुहाजिर कहलाते हैं, वो माइनॉरिटी में। पाकिस्तान मुसलमानों की बहुत से सेक्टर हैं जो आज माइनॉरिटी में है, क्यों उनको नहीं दिया जाता? सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद के ऊपर ये विभाजन नहीं माना जाएगा। मौलाना बदरुद्दीन जमा जिन्होंने साफ किया कि वो इस बिल का विरोध करने आए हैं और ये बिल न सिर्फ दस्तूर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बल्कि हमारी देश की एकता के खिलाफ है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों को नागरिकता देने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आपको अब जल्दी से जरा तस्वीर दिखाते हैं गुलबर्गा की। गुलबर्गा में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है एहतजाज हुआ और वहां पर साथ ही साथ इसमें एनआरसी का भी जिक्र था। वहां एसडीपीआई यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा में एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया। मुस्लिम चौक से डीसी ऑफिस तक पैदल एहतजाजी मार्च निकाला गया और डीसी ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पीएम मोदी, अमित शाह और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन ने सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मुल्क के सेकुलर आइन के मुनाफी करार दिया है। क्या कहा लोगों ने, ये सुनिए। ये एनआरसी को छुपाने के लिए, एनआरसी के अंदर जो इनको नाकामी हुई है करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का खर्च करने के बाद, इसको छुपाने के लिए सीएबी बिल ला रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि एक बच्चा पैदा करना होगा मुसलमानों को, 2 बच्चे पैदा करना होगा, कानून लाना होगा बच्चों को रोकने के लिए। अरे अगर जब कानून ही लाना है, इंडिया में पब्लिक ही उतनी बढ़ गई है, तो क्यों आपको श्रीलंका के, बर्मा के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के हिंदू उतने अजीज नजर आ रहे हैं जो लिखाकर मुल्क के अंदर भरना चाहते हैं? अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद यही है कि ये लोग जो अपने बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, ये लोग जो एंटी मुस्लिम का जो आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं, सिर्फ इनको खुश करने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एंटी ह्यूमन है, ये और यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ भी ये बिल जाता है। शहरियत तरमीम बिल हकीकत में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। आर्टिकल जो है 5 से 10 तक और 14 और 15 के तहत जो है तमाम आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि हर शहरी को बराबर हुकूक मिले। तो आपने सुना, लोगों में इस बात को लेकर तजब्जुब है और वो फिक्रमंद हैं कि दरअसल ये कदम जो है दिखावे का कुछ और, दरअसल इसकी नीयत या इसके पीछे मंशा कुछ और है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे साथ 3 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद सिराज साहब हैं जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र एमपीजे के, और हरीश श्रीवास्तव लखनऊ से हैं जो तर्जुमान है बीजेपी के, और आमिर साबरी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। मोहम्मद सिराज साहब, एक सवाल यहां पर अहम है, सड़कों पर जितना भी एहतजाज हो जाए, हाउस के अंदर नंबर मैटर करता है। अगर जिस तरह से लोकसभा में या राज्यसभा में, पिछली बार आपको याद है लोकसभा में ये बिल पास हो चुका था, लेकिन चूंकि टर्म पूरा हो गया उसके बाद राज्यसभा में पास नहीं कराया जा सका, तो फिर से लोकसभा में बिल पेश किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि जो पार्टियां ऐसी हैं दूसरी जो इसे वाकई लोकसभा में तो शायद मुमकिन नहीं लगता राज्यसभा में रोक पाएंगी, अगर आप इसके हक में एहतजाज कर रहे हैं तो? बिल्कुल, देखिए हम ये महसूस कर रहे हैं कि राज्यसभा में जो अपोजिशन है वो अपने तौर पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी खुद मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, हमने देखा है कि शरद पवार जो हैं वो इसके लिए बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और बीजेपी की जो ख्वाहिश है वो इस मुल्क को जो एक 1 नेशन थ्योरी से निकाल कर, हमने जो 2 नेशन थ्योरी, 2 कम्युनिटीज की थ्योरी की बात को जो रिजेक्ट किया था, ये एक हिंदुत्व के गलबे वाली जो ऑर्गेनाइजेशन या मिल्क को बनाना चाहते हैं। इस मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है, इस मुल्क की जो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको मुत्तहिद रखने में कामयाब हो सकेंगी। जी, हरीश श्रीवास्तव जी, जिस तरह से इस नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर थोड़ी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर आज बहुत सारी बातें अमित शाह ने लोकसभा में क्लियर कर दी हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मणिपुर इससे बाहर रहेगा और नागालैंड का कुछ हिस्सा जो है वो इससे बाहर रहेगा। असम में भी कुछ उन्होंने बातें कही हैं कि वो तमाम ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जहां नॉर्थ ईस्ट में या खासतौर से असम में जो लोगों की इंडिजिनस जो पहचान है या जो तहजीब है, कल्चर है, उस पर जो खतरे का जो एक शक और शुबा है वो दूर हो जाएगा। क्या आप इस बात को लेकर पुरुम्मीद हैं कि लोकसभा में भी ये बिल पास हो ही जाएगा और राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा? श्रीवास्तव, हरीश जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए मुल्क के हित की जो
बिल है तो निश्चित रूप से पास होगा। और जहां तक जो लोगों का विरोध है वो पीछे नहीं देखना चाहते। वो जिनके ऊपर 50 साल से लगातार अत्याचार हुए, जिनको एकदम मिनिमाइज कर दिया गया, जिनको कत्लेआम कर दिया गया, उनकी तरफ इनकी दृष्टि नहीं थी। कभी अगर लोगों ने आवाज उठाया होता तो आज ये बात ना आती। लेकिन जब हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा था, ये पूरी तरह से सब हाथ और मुंह बंदे किए बैठे हुए थे, कहीं किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आज अगर ये बात हो रही है कि वो हिंदू हों, वो ईसाई हों, जो लोग वहाँ पूरी तरह से नेस्त नाबूद किए गए, अगर आज उनको सुरक्षा देने की बात, देखिए आप ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसको लेकर मैं बात आपसे ही सवाल करता हूं कि भाई इसका क्या है, किस रिपोर्ट से आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। अभी आपने देखिए रोहिंग्या मुस्लिम वहां से आए थे, उनको वहां पर परेशानियां हुई। उठा के देखिए ना, आप डाटा उठा के, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आप डाटा उठा के देखिए कह रहा हूं कि आप पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान में कितना परसेंट साहब ने जो हवाला दिया है, मैं आपसे कह रहा हूं, कॉरिडोर को खोला, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे कॉरिडोर खोलना क्या हुआ, कॉरिडोर खोलना क्या हुआ? आप ये देखिए ना कि डाटा उठा के देखिए कि वहां कितने थे। आमिर साहब सवाल जवाब में बस वक्त कम है, फिर भी आपके पास आज कितने हैं? जो पॉइंट इसके पीछे है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, इसलिए उनको आने की इजाजत दी जा रही है, उनके आने के लिए राहें आसान की जा रही है। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? सवाल सिर्फ यहाँ पे इतना है। मुसलमानों के लिए तो सारी चीजें आसान की गई। कौन सी ऐसी नीतियां हैं, कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक कोई व्यक्ति कह दे कि सिर्फ इसी बात को आमिर साहब जवाब आपसे चाहिए, मुझे वक्त बहुत कम है।